प्रबंधन नहीं चाहता कि बच्चे इस संवैधानिक व्यवस्था को जाने। खबर फैलाई जा रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय संविधान एक किताब के रूप में है और किताब कभी खतरे में नहीं हो सकती। किताब जिसको समृद्धशाली बना रही है वो लोग खतरे में हैं। मतलब हमारे युवा, जिसमें हमारा गरीब बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा या चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे भी सरलता सहजता से पढ़ सके। आप देश के नागरिक हो तो आपको नागरिक के जैसा व्यवहार होना चाहिए, आपको नागरिक वाला अधिकार मिलना चाहिए। और राष्ट्र कब सशक्त बनेगा? जब सशक्त युवा बनेगा, सशक्त नागरिक बनेगा। भारत का संविधान इस देश के युवाओं को, छात्रों को शिक्षा का अधिकार देता है। अधिकार के साथ साथ उस अधिकार को पूरा करने की व्यवस्था भी भारत के संविधान के दायरे में की गई है। भारत के संविधान जिम्मेदारी भी देता है इस देश की सरकारों को, राज्य को, कि युवाओं के शिक्षा के अधिकार को पूरा करें। जो युवा हैं इस देश के, वो संविधान को लेकर के क्या कितना कुछ समझते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है, ये बहुत सारी बातें हैं जिसको चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भारत का युवा है, खास करके विद्यार्थी जो छात्र जीवन जी रहा है, वो उसको जो शिक्षा मिल रही है इस देश की शिक्षा संस्थानों में, उसके वो कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या उसके बारे में वो जागरूक हैं, ऐसा आपको लगता है? साथियों, सर जैसा आपने पूछा कि वो उनको शिक्षा भारतीय संविधान में किस प्रावधान से मिल रही, कैसे मिल रही है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और मुद्दा है। जैसे हमें जब हम विद्यालय में पढ़ रहे थे तो हमें नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और एक तरह से ये मान लीजिए कि लोक प्रशासन पढ़ाया जाता था कि हमें चीज़ें कैसे मिलती हैं और कैसे चलती हैं। तो अभी जो हमारे युवा हैं, युवा मतलब वो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के बच्चे और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के बच्चे, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे शिक्षा का प्रावधान है, जब से मैं खुद विद्यार्थी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हम अपने जीवन काल की यदि आपको बात बताएं तो हमारे जैसे हमने 6th, 7th, 8th में पढ़ा नागरिक शास्त्र, तो चीज़ें हमें कुछ समझ में आई कि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदारी, इसकी व्यवस्था क्या है। लेकिन फिर जैसे हम उच्च शिक्षा में गए तो उच्च शिक्षा में कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया, लेकिन जब हम मास्टर डिग्री लिए तो हाँ ये पाठ्यक्रम था, लेकिन इस पाठ्यक्रम से क्वेश्चन नहीं आते थे, इसलिए बच्चे उसको क्या करते थे, पढ़ते नहीं थे, उसको साइड में कर देते थे। ये गंभीर समस्या है। तो ये जो प्रबंधन है वहाँ का, विश्वविद्यालय का, वो प्रबंधन नहीं चाहता कि बच्चे इस संवैधानिक व्यवस्था को जाने, और संवैधानिक व्यवस्था को ये जानते हैं तो वो मानते हैं कि ये सरकारों की ड्यूटी है जो संविधान निर्माताओं ने लगाई है। तो इसे हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थी जो हैं हमारे भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है शिक्षा को लेकर, वो स्कूल शिक्षा है या उच्च शिक्षा है या तकनीकी शिक्षा है, उसको लेकर वो जाने, और इसका बाकायदे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में एक क्लास होनी चाहिए जी, या अवेयरनेस से रिलेटेड हमें प्रोग्राम वहाँ चलानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि छात्रों तक ये जानकारी संविधान की जानी चाहिए, जहाँ से उनको अधिकार मिल रहा है, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो रही है। शिक्षा संस्थान के तरफ से आपने ये अपेक्षा व्यक्त की है कि ऐसी कोई बात हो कि जिनको वो संविधान के बारे में वहाँ पर बताएं। तो विद्यार्थी संगठनों ने, छात्र संगठनों ने क्या भूमिका अदा करनी चाहिए? आपका संगठन जो है वो इस संविधान को लेकर के, छात्रों तक जाने को लेकर के क्या कार्यक्रम ले रहा है, क्या भूमिका अदा कर रहा है? देखिए सर, अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का पिछड़े वर्ग का अभी कोई संगठन नहीं था। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जैसे हमारा पिछड़े वर्ग का जो युवा है या समाज है वो 92% है। तो ये जो समाज है इसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं था। तो ये हमारे जो बच्चे थे जो अभी समाज में इस्टेब्लिश संगठन है, जैसे NSUI, ABVP हैं, तो ये बच्चे वहाँ शिफ्ट रहते थे, मतलब वहाँ उनके कार्यकर्ता थे, कार्य करते थे। लेकिन ये जो संगठन है ये संवैधानिक जागरूकता, अवेयरनेस को लेकर, या हमारे जो युवा हैं या नागरिक हैं
उनके अधिकार कर्तव्यों को लेकर वो ऐसा कोई कैंपेन नहीं चला रहे हैं। केवल वो जो राजनीतिक दल हैं और जिन दलों से ये संबंध रखते हैं, ये संगठन, विद्यार्थी संगठन, वो उन्हीं के एजेंडे बताए गए प्रोग्राम पे कार्य करते थे। वो केवल धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैलियों तक ही सीमित होता था, या उनके किसी सवर्ण बच्चे की कोई घटना हो गई तो उसको हाईलाइट करते थे। बाकी जैसे अभी आपने देखा लेटेस्ट में, आपने MNT में भी उसको निकाला था कि अमित प्रजापति जो सीधी जिले में रामपुर नैकिन मध्य प्रदेश की घटना है, तो ये कहीं कोई इसमें विरोध नहीं कर रहा है। और इसी तरह हमारे रोहित वेमुला की हुई अभी कई यूनिवर्सिटियों में ये घटनाएं घटी, तो वो विद्यार्थी संगठन सामने नहीं आ रहे। इसका मतलब IIT मुंबई में भी अभी हाँ बिल्कुल, तो वो भी हमारी CC ने भी उसको संज्ञान में लिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि वो जो हमारे संगठन है, जिनको हम मान रहे हैं कि वो हमारे मार्गदर्शक बनेंगे, हमारे रक्षक बनेंगे, हमारे सहयोगी बनेंगे, तो वो इस भूमिका में हमारे साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हमें मूल निवासी विद्यार्थी संघ की ज़रूरत है। और मूल निवासी विद्यार्थी संघ ये संवैधानिक उद्देश्यों को मानने वाला, जानने वाले लोगों का समूह है, उसके तहत हम सर आगे बढ़ रहे हैं। संविधान को लेकर के विद्यार्थी संघ का क्या कार्यक्रम है, मूल निवासी विद्यार्थी संघ का? सर देखिए, अभी तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों या छात्रों द्वारा एक माहौल बना हुआ है कि वो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखेंगे कि खबर फैलाई जा रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय संविधान एक किताब के रूप में है और किताब कभी खतरे में नहीं हो सकती। किताब जिसको समृद्धशाली बना रही है वो लोग खतरे में हैं। मतलब हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी, हमारे नागरिक हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संविधान में निहित हैं वो हमारे लिए काटे जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं अधिकारों को अवगत कराने के लिए हम, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विद्यालय को हम बेसिकली हमने हायर सेकेंडरी के बच्चों को टारगेट किया है, क्योंकि उनमें समझ डेवलप हो जाती है। इसके बाद फिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं। जैसे अभी हमारे बच्चे सर, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, आप देख पा रहे हैं। तो बेरोजगारी के साथ ही असुरक्षा है और आर्थिक न्याय नहीं हुआ बच्चों के साथ। जैसे अभी तमाम सरकारों ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है। अब जब माता पिता के साथ बच्चों के आर्थिक न्याय नहीं हुआ तो वो उन बच्चों को, जैसे अब एक एग्जांपल ये समझिए, ऑल ओवर इंडिया में 289 2021 के आंकड़े के अनुसार मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट, 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। हमारे बच्चों ने PMT के एग्ज़ाम दिया। अभी वो जो बच्चे सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनका बौद्धिक लेवल ऊपर होगा, मानसिक स्तर जब ऊपर होगा और उन्हें कंपटीशन एक ही फाइट करना है, तो यहाँ विषमता की स्थिति पैदा हो रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन निजी संस्थानों को सरकार ने यदि मान्यता दी है तो हमारे बच्चों के लिए उधर व्यवस्था होनी चाहिए पढ़ने के लिए। यदि नहीं है तो उनके माता पिता की, उन बच्चों की आर्थिक स्थिति बराबर होनी चाहिए, तब वो उन संस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ विषमता की स्थिति सरकार द्वारा निर्मित की जा रही है। तो हम बच्चों में ये जागरूकता, एक माहौल बनाएंगे कि जैसे हमारे बच्चे 12th पास आउट होते हैं तो उनको मेरिट के आधार पर, उनको सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं और जो प्राइवेट हैं, तो उनमें हमारे बच्चों को मेरिट के आधार पर, उनके अंकों के आधार पर प्रवेश देना चाहिए। और यदि आप उसके निजी संस्थाओं के मैनेजमेंट के लिए कुछ सीटें दे रहे हो तो आप दे सकते हो, लेकिन वो निजीकरण से देश के तमाम नागरिकों का हित होने वाला नहीं है, ना वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। जैसे अभी हमारे कुछ मित्र हैं, सीनियर लोग हैं, जैसे हमने सुना कि कोविड काल में भारत में जितनी सरकारी हॉस्पिटल थे उन्होंने ही अपना योगदान दिया, सेवा दी, बाकी तमाम लोगों ने बंद कर दिया अपनी प्राइवेट संस्थानें। जैसे अभी हम देखें कि चीन या रूस का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे मित्र हैं, वो चाइना में पढ़ रहे हैं, MBBS की डिग्री ले रहे हैं या PG कर रहे हैं। तो वहाँ जो ये चिकित्सा शिक्षा है वो बड़ी सस्ती है, लेकिन भारत में इसका
विपरीत स्वरूप दिख रहा है। तो हमारी सरकारों को या हमारे जो शासन में बैठे लोग हैं उन्हें इस चिकित्सा शिक्षा को एक रूपता देनी चाहिए, जिसमें हमारा गरीब बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा या चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे भी सरलता सहजता से पढ़ सकें और वो समाज निर्माण में, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। जी बिल्कुल। संविधान को लेकर के एक अभियान आपने छेड़ा हुआ है, पिछले कई सालों से आप काम कर रहे हैं। उस अभियान को लेकर के क्या कार्यक्रम आपका है, वो अभियान क्या है, दर्शकों को बताएं। सर, जो हम लोगों ने BS4 अभियान छेड़ के रखा है वो हमारा डे बाई डे का प्रोग्राम है। हम चिन्हित करेंगे कि जहाँ हमारे कोचिंग संस्थान हैं, हमारे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, छात्रावास हैं, या कि जिन मोहल्लों में, जिन जगहों में हमारे बच्चे रहते हैं, 2, 4, 6, 10 जो भी बच्चे रहते हैं, उनके पास हम जाएंगे, उन्हें भारतीय संविधान से रूबरू कराएंगे, अवगत कराएंगे कि आपको भारतीय संविधान से क्या मिला है। आप ना हिंदू हो, ना जाति में बटे लोग हो, आप इस देश के नागरिक हो। अब आप देश के नागरिक हो तो आपको नागरिक के जैसा व्यवहार होना चाहिए, आपको नागरिक वाला अधिकार मिलना चाहिए। इन चीज़ों से हम उन्हें अवगत कराएंगे और वो जो बच्चे हमारे साथ आएंगे और इस संविधान को हमारे दूसरे भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे, उन्हें हम संविधान प्रबोधक बनाएंगे और ये निरंतर हमारा प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद ही हम उनकी वीकली मीटिंग करेंगे। वीकली मीटिंग के बाद जब हमारे प्रबोधक तैयार होंगे तो उसको हम मासिक गोष्ठी में परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करने के बाद हम वहाँ बड़े पैमाने पर उसको 2, 4 घंटे, 5 घंटे उसमें विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे कि हमें इसे और बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, और आगे जो भी हमारी राय होगी तो उसको, यदि हमें, हमारे विद्यार्थियों को लगेगा कि नहीं इससे हमें फ़ायदा है, समाज को फ़ायदा है, तो हम उसको कंटिन्यूअस करेंगे। सर जी बिल्कुल। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके जो सदस्य हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप ये अभियान अभी पूरे देश भर में चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा विद्यार्थी है, विद्यार्थी ये बहुत ही नाजुक, सरल, सहज स्वभाव का, इसमें कपट, द्वेष, लोभ की भावना नहीं होती है। लेकिन जो शासक जमात है, शासन के मुख्य केंद्रों पर बैठे लोग हैं, वो इनके साथ धोखा कर रहे हैं और इस धोखे से उन्हें स्वयं रूबरू होना होता है, क्योंकि हम, आप, हमारे दूसरे भाई, वो हर समय, हर दिन प्रभावित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, उसका स्वरूप अलग होता है। तो इस माहौल में हमें बचना है, उन्हें महसूस करना है, तो हमें बचना है और हमारे पास बचने के लिए टूल्स हैं। वो टूल्स हैं 395 अनुच्छेद, जो हमारा 22 भागों में है, 8 अनुसूची में है, जिसके हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सरकारों की ड्यूटी है। तो ये चीज़ें जब हम जान जाएंगे, जैसे यदि IPC की हमें समझ हो जाती है, तो पुलिस थाने में यदि हम जाते हैं, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना होती है, वहाँ जाते हैं, तो वो उसको IPC यदि हमें समझ है, हम बताएंगे उस थानेदार को या कि वहाँ का जो भी SI हवलदार जो भी होगा, तो वो उस चीज़ को समझेगा और समझकर हमारी जो मांगे हैं, हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसका वो निदान करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, बच्चों को हमें जानना चाहिए भारतीय संविधान को। ये मैं मैसेज दूंगा कि जो हमारे सदस्य हैं, हमारे MBS के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो, और साथ में जो हमारे नहीं हैं, उन सब बच्चों को, जो हमारे संगठन में नहीं हैं, उन्हें भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। और राष्ट्र कब सशक्त बनेगा? जब सशक्त युवा बनेगा, सशक्त नागरिक बनेगा। सशक्त नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और सशक्तता कैसे आएगी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय से सशक्तता आएगी। हमें ये समझना पड़ेगा। यही हम उन्हें मैसेज देंगे, संदेश देंगे, खासतौर में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को, कि ये उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है, उनकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है। तो वो अपने बच्चों, अपने भाइयों तक, बहनों तक जाएं और इस BS4 अभियान की चर्चा करें और हमारा साथ सहयोग दें। साथ में मैं शासन और प्रशासन के उन लोगों को भी मैसेज करना चाहूँगा कि आज जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है,
जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसको मेंटेन करने के लिए जो जिला अनुशासन समिति है, हमने ये कई राज्यों में प्रयोग किया। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्राचार किया था कि जो जिले की अनुशासन समिति है, उस अनुशासन समिति में हमारे पिछड़े वर्ग के, विशेष तौर से एससी और एसटी के बच्चों को अनुशासन समिति में रिसर्च स्कॉलर को रखा जाए, जिससे क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अब दूसरे बच्चों के संपर्क में होते हैं, वो बच्चे सरलता सहजता से उनसे बातें कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, और वो जो अनुशासन समिति में बच्चे रहेंगे वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट करेंगे और उसका हम निदान कर सकते हैं। तो हम यही मैसेज देंगे अपने विद्यार्थियों को। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप ये जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ है और मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी रजनीश प्रजापति जी हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने बातचीत की, उनकी बातों को गौर से सुने समझे, और उन्होंने जो अभियान छेड़ा हुआ है भारत के संविधान को जन जन तक पहुँचाने का, और आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया आप उनको संपर्क करते रहिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अगर आप संविधान के इस अभियान में, जो अभियान इन्होंने BS4 नाम से छेड़ रखा है, इस अभियान में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उस प्रकार से आप अपनी इच्छा जरूर प्रदर्शित करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी।